अब हम बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म भी कितने तरीके की होती है। तो 3 तरीके की पार्टनरशिप फर्म होती है। पहला तरीका होता है पार्टनरशिप एट विल। जो जितनी भी विशेषता हम पढ़ रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये सब किसके होते हैं? पार्टनरशिप एट विल। मतलब मेरी इच्छा से मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पार्टनरशिप फर्म मैं कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करूं और मुझे कोई एक ऐसा आदमी मिल गया जो अपनी इच्छा से कोई बिजनेस को चलाना चाहता है। हम दोनों अपनी इच्छा से मिले और हमने पार्टनरशिप को क्या कर लिया है? कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम उस बिजनेस को चला रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। मतलब अपनी इच्छा से हमने पार्टनरशिप को फॉर्म किया और हम बिजनेस को चला रहे हैं। कोई भी पार्टनर, अच्छा इसमें आप देख लें, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर, कम्स एट एंड वेन एवर पार्टनर डिजायर सो। अगर कोई पार्टनर हम दोनों में से कोई भी पार्टनर अब इसको खत्म करना चाहता है तो वो एक प्रायर नोटिस दे के उसको खत्म भी कर सकता है अपनी इच्छा से। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। ऐसा हो सकता है कि मैं और वो थर्ड पर्सन है, उसने डिसाइड किया कि हम 5 साल तक बिजनेस को पार्टनरशिप में चलाएंगे। 5 साल के बाद हमारे बिजनेस को ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? खत्म मान लिया जाएगा। हमारी पार्टनरशिप को खत्म मान लिया जाएगा। ये सेकंड फॉर्म ऑफ क्या होती है? पार्टनरशिप कि एक लिमिटेड, एक फिक्स पीरियड के लिए क्या करते हैं? हम पार्टनरशिप को साइन करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप बहुत ही फेमस फॉर्म है वैसे। इसमें क्या रहता है? एक फिक्स प्रोजेक्ट के लिए 2 फर्म मिलके क्या करती है? पार्टनरशिप करती है। जैसे एक इसके अंदर एग्जांपल लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ 2 पर्सन जॉइंटली गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज। एक ब्रिज बनाना है, 2 लोगों ने मिलके क्या ले लिया है? कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो जैसे ही ब्रिज बन के खत्म हुआ उसी वक्त उनकी पार्टनरशिप भी खत्म मान ली जाएगी। ठीक है, इतना ईजी रहता है ये। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप की एक सबसे बड़ी कमी रहती है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो बहुत सारे लोग जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते अनलिमिटेड लायबिलिटी एक क्लॉज को सुन के। तो ये समस्या इंडिया के अंदर थी और इसका सॉल्यूशन जो है वो कब किया गया? 2008 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट को अमेंड करके। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। 2 तरीके की होती है। एक तो होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप वही होती है जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बस अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन इज लिमिटेड। इसका मतलब जितने भी पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, उसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, to the extent of their share in the partnership firm is known as limited partnership. In India, limited partnership was introduced by enacted Limited Partnership Act 2008. ठीक है, तो 2008 के अंदर हमने इस एक्ट को इनेक्ट किया है और उसके बाद से LLP को इंडिया में अलाउ किया गया है। अब इसको आप समझ लें पहले, आप LLP होती क्या है। एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर जब एक बिजनेस फर्म को चला रहे थे तो एक थर्ड पर्सन आया जिसने बोला भाई मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं ले सकता, मेरे तो खुद के अलग बिजनेस चल रहे हैं पर मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं और हमें भी उस वक्त क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए था। तो हमने बोला ठीक है तो हमारे पार्टनर बन जाओ और हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर दे। तो जितना उसने फाइनेंस किया, जितना उसने बिजनेस के अंदर पैसा डाला, वो उसका हो गया शेयर उस बिजनेस के लिए। तो उसकी लायबिलिटी जो है सिर्फ उस तक ही लिमिट है। आप ऐसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए ए ने डाले, 10 लाख रुपए बी ने डाले, अब तीसरा पार्टनर जो आया है उसने डाल दिए 5 लाख रुपए और वो लिमिटेड पार्टनर है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? अगर जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाता है तो वो सिर्फ 5 लाख जो उसने बिजनेस में डाले हैं उसी तक ही लिमिट है। मतलब वो एक्स्ट्रा और पैसे नहीं देने वाला बिजनेस के अंदर। अगर बिजनेस ने लॉस किया है तो बाहर के लोगों को, जो उसने 5 लाख रुपए बिजनेस को दे रखे हैं, उसी में से बिजनेस पैसा निकाल के बाहर के लोगों को क्या देगा? पैसा देगा। अगर वो पैसा खत्म हो गया तो ये आदमी जो लिमिटेड लायबिलिटी से आया है ये 1 रुपया भी नहीं देने वाला। और जो ए और जो बी है वो क्या है? अनलिमिटेड पार्टनर है। वो क्या करेंगे? अपनी पर्सनल वेल्थ को बेच के भी क्या करेंगे? बिजनेस के थ्रू वो बाहर वालों का पैसा पूरा चुकाएंगे। अगर यहाँ पे एक पार्टनर तो ऐसा होना हमेशा जरूरी है जिसकी लायबिलिटी क्या हो? अनलिमिटेड हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एक का होना यहाँ पे जरूरी है। तो अगर हम बात करें फीचर्स की,
तो चलिए फीचर्स की बात कर लेते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स आर। अब अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आप देख रहे हैं यार एलएलपी जो लिमिटेड पार्टनर है वो बनने में तो बहुत फायदा है, पर आप देखना कि लिमिटेड पार्टनर अगर आप बनते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में तो उसके फिर आपको नुकसान क्या होने वाले हैं। द लाइबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। अगर आप एलएलपी बना रहे हैं तो एक पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो। The liability of all other partners can be limited to the extent of their capital contributed in the partnership firm। जितना पैसा वो पार्टनरशिप फर्म में लगाएंगे उस लिमिट तक ही उनकी क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। The partners with limited liability are called special partners और limited partner। जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे, लिमिटेड पार्टनर, या फिर क्या कहलाएंगे, स्पेशल पार्टनर्स वो कहलाएंगे। The special partners is not allowed to participate in the business in the management of the firm। ये हो गया नेगेटिव पॉइंट। अगर आप एलएलपी का अंदर लिमिटेड पार्टनर बनते हैं एलएलपी के अंदर तो आप उस बिजनेस जो बिजनेस का मैनेजमेंट है उसके अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। अच्छा, आप अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं पर आप मैनेजमेंट के अंदर अपने डिसीजन नहीं ले सकते। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉल हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिजायर। जो स्पेशल पार्टनर है वो कभी भी अपनी जो इच्छा से अपना शेयर वापस ले सकता है। वो कभी भी कह सकता है लाओ एक प्रायर नोटिस के ऊपर कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो और मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। और अगर नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर लिमिटेड पार्टनर मर जाता है या वो बिजनेस फर्म को छोड़ के चला जाता है, उस केस में हमारे ए और बी जो है, मतलब सी लिमिटेड पार्टनर था वो छोड़ के चला गया तो ए और बी की जो पार्टनरशिप फर्म है वो चलती रहेगी, वो पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होगी, ठीक है। ए और बी नया पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाएंगे, उसी पार्टनरशिप को वो चलाते रहेंगे क्योंकि लिमिटेड पार्टनर के आने से और लिमिटेड पार्टनर के जाने से जो पार्टनरशिप फर्म होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बातें थी लिमिटेड पार्टनर के बारे में, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके की पार्टनरशिप फर्म होती है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कितने टाइप की पार्टनरशिप फर्म होती है ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं एक बिजनेस के अंदर, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं। बहुत ही इजी है। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जो सारे मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेता है। जो नॉर्मली एक पार्टनर एक अपनी इच्छा से जो पार्टनर बनना चाहता है ना, तो जो काम वो करता है वो सारे काम एक्टिव पार्टनर करेगा, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, प्रॉफिट में हिस्सा रहता है, मैनेजमेंट में वो डिसीजन लेता है और डे टू डे ऑपरेशन भी कर सकता है, अकाउंट्स को भी वो ऑडिट कर सकता है, हर वो काम वो कर सकता है। वो क्या कहलाता है, एक्टिव पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सोया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब उसको प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, उसको बिजनेस में पैसा लगाना भी पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बस वो सोया हुआ है। सोया हुआ है मतलब वो मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, मैनेजमेंट से उसका कोई भी लेना देना नहीं रहने वाला। चलिए आप इसको पढ़ लेते हैं। द पार्टनर्स हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर। अदर भाई बिजनेस कोई ना कोई तो करेगा, तो एक्टिव पार्टनर जो भी काम करेंगे उससे ये बाउंड होते हैं, बाउंड होंगे। तो अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी भी किसकी भी रहेगी, ये स्लीपिंग पार्टनर की लाइबिलिटी भी रहेगी। दीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट। भाई बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाएंगे तभी तो कोई पार्टनर बनाएगा इनको और प्रॉफिट होगा। अच्छा, लॉस की जब जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये तो कॉमन सेंस है, प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट के अंदर भी अपना हिस्सा लेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी रहती है वो स्लीपिंग पार्टनर की वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, उसके अंदर इनको कोई छूट नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर को आप ऐसे समझ लीजिए, जो एक्टिव पार्टनर होता है उसका नाम सभी लोगों को पता होता है, बाहर जो फर्म से बाहर डील करते हैं उन लोगों को भी पता होता है इस फर्म के अंदर ये लोग पार्टनर हैं। बस सीक्रेट पार्टनर के अंदर
पार्टनर का नाम बाहर के लोगों के लिए क्या नहीं, पब्लिक नहीं होता, बाहर के लोगों को पता नहीं होता कि ये मिस्टर ए जो है वो इस फर्म के अंदर क्या है, पार्टनर है। बाकी मिस्टर ए वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता रखता है जो एक एक्टिव पार्टनर के होते हैं। वो पैसा भी लगाएगा, मैनेजमेंट में अपने डिसीजन भी लेगा, डे टू डे के अंदर अपना काम भी कर सकता है वो, और अपने अकाउंट्स को भी ऑडिट करेगा, हर वो काम करेगा, लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड रहती है, प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा। तो एक तरीके से एक्टिव पार्टनर ही होता है, बस उसका नाम जो है वो बाहर के लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए वो सीक्रेट होता है, सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। फिर आता है जी नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इतना बड़ा है, नॉमिनल पार्टनर को आपको समझना है अलग से। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो असल में पार्टनर होता ही नहीं है, सिर्फ उसको मान लिया जाता है बाहर के लोगों के द्वारा कि ये पार्टनर है। वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे क्या लगता है, जो बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि शायद ये आदमी, मतलब ए और बी पार्टनर है, सी मार्केट में जाके ऐसी कोई हरकत कर रहा है या बाहर के लोगों के सामने ऐसे शो ऑफ कर रहा है, तो उन लोगों को लग रहा है कि सी भी हमारी इस फर्म में क्या है, पार्टनर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, चलो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। जो नॉमिनल पार्टनर है वो रियल पार्टनर नहीं होते फर्म के। दीज पार्टनर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। अच्छा, जब वो पार्टनर है ही नहीं तो क्या वो कैपिटल लगाएगा बिजनेस में? बिल्कुल नहीं लगाएगा। क्या वो मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या वो प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर लॉस होगा तो क्या वो लॉस को शेयर करेंगे? क्या वो लाइबिलिटी देंगे? बिल्कुल भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले। Do not participate in the management, do not have unlimited liability। ये एक बार इसको ऊपर मिटा देते हैं। Do not get share in the profit or loss of the firm। The nominal partners only lets his name and reputation for the benefit of the firm। अच्छा, फिर नॉमिनल पार्टनर का मतलब ही क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी क्या है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको मार्केट में बहुत लोग जानते हैं, तो सिर्फ सी के नाम को हमने क्या किया, बिजनेस में यूज कर लिया, या फिर सी ने अपने मन से अपना नाम हमारे बिजनेस फर्म में दे दिया, एक तरीके से लोगों के सामने शो ऑफ कर दिया, ऐसा इंटेंशन दे दिया कि सी हमारे फर्म के अंदर क्या है, पार्टनर है। सिर्फ सी के कहने से ही कि हाँ वो मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, मेरे फर्म को बिजनेस मिलना शुरू हो गया या मेरे को उससे कोई और बेनिफिट हो गया, बस ये टारगेट होता है नॉमिनल पार्टनर का कि नॉमिनल पार्टनर असल में टर्म आई ही क्यों, तो नॉमिनल पार्टनर इसी काम आता है वैसे। ठीक है, he is liable to the outsider for the debt which outsider have gave to the firm believing he is a partner in the firm। एक ही केस में जो नॉमिनल पार्टनर है वो आउटसाइडर डेप्ट के लिए लाइबल होता है, मतलब बाहर वाले लोगों ने जो पैसा फर्म को दिया है उसकी जवाबदेही उस नॉमिनल पार्टनर की सिर्फ एक कंडीशन में होगी। किस कंडीशन में होगी? मान लो ए और बी पार्टनर है, सी ने ऐसा कोई बिहेव किया या ऐसी शो ऑफ किया मार्केट में कि लगा, सब लोगों को लगा कि सी भी हमारी फर्म में क्या है, पार्टनर है। अब ए और बी जाते हैं किसी बैंक के पास या किसी दूसरे बंदे के पास लोन लेने के लिए, और वो ये शो करते हैं इस तरीके से, या फिर सी को भी साथ में ले जाते हैं कि उस दूसरे बंदे को जो कि है डी, उसको लगता है कि सी पार्टनर है और सी की मार्केट वर्थ बहुत ज़्यादा है, वो बिना किसी सिक्योरिटी के उस फर्म को क्या कर देता है, लोन दे देता है या माल की सप्लाई कर देता है, और मान लो वो लोन डूब जाता है, तो अब अगर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो पार्टनर कौन है, ए और बी। सिर्फ ये दोनों लोग ही क्या करेंगे, उस लोन को रीपे करेंगे, पर डी कहेगा मैंने तो सी के बेसिस पे, सी को गारंटी मानते हुए, सी की मार्केट वैल्यू को देखते हुए मैंने आपको पैसा दिया था या माल दिया था, तो इसके लिए जवाबदारी सी की भी है, तो मुझे पैसा सी से भी चाहिए। इस केस के अंदर सी की भी जवाबदारी होती है कि वो उस लोन को चुकाएगा। ठीक है, ये सी की क्या रहती है, लायबिलिटी रहती है। चलिए, जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं वो आगे चल के दो तरीके के होते हैं, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। एक होता है बाय एस्टोपल और एक होता है बाय होल्डिंग आउट। इसको आप देसी तरीके से याद रखें। बाय एस्टोपल, एस्टोपल क्या होता है, इसके अंदर नाम के अंदर क्या है, टोपल है ना, आप तो एक बार देख लें, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, टॉप आ रहा है ना, टॉप। इसका मतलब जो एग्जाम में टॉप करता है फिर वो कूद कूद के कहता है कि भी मैंने टॉप किया, मैंने टॉप किया। तो नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल के केस में क्या होता है, एक आदमी ए और बी तो पार्टनर है, सी मार्केट में कूद कूद के सबको खुद ही कह रहा है कि मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनर हूं। वो पार्टनर है नहीं,
पर वो सबको कह रहा है कि मैं भी पार्टनर हूं, वो खुद कह रहा है कूद कूद के, तो मतलब टॉप हो के वो कह रहा है कि मैं पार्टनर हूं। उस केस में अगर बाहर के लोग उस फर्म को क्या करते हैं, लोन देते हैं सी की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, तो अगर वो पैसा डूबता है तो सी को वो पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के केस में क्या होता है, आप ऐसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में गए और वो पैसे क्या डूब चुके हैं मार्केट के, वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो भाग रही है, तो आपने जाके भागते हुए पार्टनर्स को पकड़ा, होल्ड किया, पकड़ा, तो वहां पे एक सी नाम से आदमी बैठा था अंदर मैनेजमेंट की कुर्सियों में, वहां मीटिंग चल रही थी, आप सब लोगों के साथ वहां गए और आपने उनको जाके पकड़ लिया, पैसे निकालो, तो बाकी सब तो बोल रहे थे कि हम पार्टनर हैं। आपने सी से पूछा क्या तू इस फर्म में पार्टनर है, तो सी ने ना तो हाँ किया, मतलब सी ने ना तो हाँ किया और ना ही उसने ना किया, वो कुछ नहीं बोला। अब मैंने मान लिया, मतलब मैंने मान लिया कि सी पार्टनर है, तो अब मेरे लिए सी पार्टनर है, मतलब जब मैंने उसको बोला कि क्या तू पार्टनर है, तो उसने ना तो हाँ किया और ना किया, और मैंने मान लिया कि सी पार्टनर है। उस केस में अगर उसके बाद में मैं क्या करता हूं, उस फर्म को और पैसा दे देता हूं सी के बिहाफ पे, मुझे लगता है जो सी आदमी है वो अच्छा है और वो पैसे लौटा देगा, और मैं उसको और पैसे दे देता हूं उस फर्म को, उस केस में पैसा लौटाने की जवाबदेही सी की बन जाती है। समझ में आया? मतलब पहले वाले केस में, एस्टॉपल वाले केस के अंदर सी खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर नहीं था, और होल्डिंग आउट वाले केस में दूसरे लोगों ने मान लिया कि वो क्या है, पार्टनर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब उसको बुलाया गया कि क्या तू पार्टनर है, तो ना तो उसने हाँ किया और ना उसने ना किया, इस वजह से उसको क्या मान लिया, हमने पार्टनर मान लिया, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा, नॉमिनल पार्टनर माना जाएगा।